नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस ग्रस नाइग्रिकोलिस है। इसे आईयूसीएन सूची में विलुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं राज्य पक्षी की तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और काली गर्दन वाला सारस हाल ही में लद्दाख द्वारा घोषित किया गया राज्य पक्षी है। 5 अगस्त 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का भी राज्य पक्षी हुआ करता था। साथ ही साथ इसे आईयूसीएन सूची में विलुप्त प्राय के रूप में नहीं अपितु निकट संकटापन्न या संकटाग्रस्त या फिर अंग्रेजी में नियर थ्रेटेंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों ही हमारे विकल्प गलत हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। काली गर्दन वाले सारस के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह मुख्य रूप से तिब्बती पठार और भारत और भूटान के दूर दराज के हिस्सों में पाया जाता है और इसको बौद्ध परंपराओं में अत्यंत श्रद्धेय माना जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में जंगली कुत्तों के कारण होने वाले अंडे और चूजों के नुकसान, आर्द्र भूमि पर मानव दबाव के चलते इसके आवास की हानि हो रही है, जिसके चलते यह संकटापन्न होने के निकट आ गए हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में से शामिल किया गया है और साथ ही साइट्स के परिशिष्ट वन में भी इसे शामिल किया गया है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें लद्दाख के द्वारा राज्य पक्षी और राज्य पशु की घोषणा की गई है, जिसमें स्नो लेपर्ड को राज्य पशु के रूप में और काली गर्दन वाली सारस को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। आप इस चित्र में काली गर्दन वाले सारस को देख सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक नेक्ड क्रेन के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन की गर्दन, सिर, उड़ने वाले पंख और पूंछ पूरी तरीके से काले होते हैं और शरीर का रंग सफेद या फिर भूरा भी होता है। साथ ही साथ एक विशिष्ट लाल रंग का मुकुट इसके सिर को सुशोभित करता है। आईयूसीएन की सूची में इसे नियर थ्रेटेंड रखा गया है, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। संविधान में इन चुनावों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में व्यवस्था की गई है, जिसके तहत संसद के प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जिसमें लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के लिए सभापति और उपसभापति की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के ही चुनाव का प्रावधान है, जिसमें सामान्य तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी पहला कथन हमारा गलत है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि संविधान में इन चुनावों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इस रूप में पहला और दूसरा दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 10वीं लोकसभा तक यह व्यवस्था थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे, किंतु 11वीं लोकसभा के बाद से यह आम सहमति रही है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष या गठबंधन दल से आता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष का यह पद हाल में तब चर्चा में आया जब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस बात पर प्रश्न पूछा गया है
है कि आखिर क्यों 830 दिन होने के बावजूद लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को अब तक भरा नहीं गया है, जिसके चलते संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन हो सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह है वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल तीन कि एक, दो और तीन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में आपको ये जानना है कि मुख्य रूप से यह है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशिष्ट एजेंसी का दर्जा प्राप्त हुआ था। हालांकि 1919 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, जब वर्साई की संधि के द्वारा लीग ऑफ नेशंस की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में कार्य करती है। 1969 में इसको इसके कार्य के चलते नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और इसके द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य तथा विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, इन तीनों को ही प्रकाशित किया जाता है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें ILO संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में एक रिपोर्ट के माध्यम से इस बात को उजागर किया गया है कि कोरोना की महामारी होने के बावजूद अभी भी दुनिया के स्तर पर 4 बिलियन से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच नहीं है, जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति में अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला आधारित विद्युत भारत के 90% से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कथन है, चीन दुनिया भर में अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है या है। केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। तो कोयला आधारित विद्युत के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह भारत के 70% से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, यानी पहला कथन गलत है। हालांकि दूसरा कथन सही है, क्योंकि चीन दुनिया भर में अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। चूंकि यहाँ पे गलत कथन आपसे पूछा है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत के द्वारा विविध प्रकार के थर्मल पावर यूनिट से कोयले के आयात को बढ़ाने की बात की गई है और इस बात को इसलिए कहा गया है क्योंकि अगस्त के बाद से ही राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की मांग में काफी वृद्धि हुई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला रिजर्व पाया जाता है। इसके बावजूद हम कोयला आयात करते हैं और हाल में जिस प्रकार से मांग बढ़ी है, उससे अनेक थर्मल पावर यूनिट्स में कोयला समाप्त होने की स्थिति आ गई है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए एक पिछले वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक, उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है? केवल एक और दो, केवल दो, एक, दो और तीन की शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी प्रेक्षित नहीं की जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, शीत निष्क्रियता जिसे अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहा जाता है, वह चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों ही प्रकार के जीवों में दिखाई देती है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, एक, दो और तीन। हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता एक ऐसी परिघटना है जिसके चलते जीवों में विपरीत तापमान होने की स्थिति में निष्क्रियता और उपापचय के संदर्भ में अवसाद की स्थिति देखी जाती है। ऐसे कई जानवर हैं जो हाइबरनेट करते हैं। इसमें मधुमक्खी, सांप भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भालू और चमगादड़ इसके मामले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे की, यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे जापाड 2021, जो आज के द हिंदू में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी 2 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 2021 में भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभ्यास रूस के निजनी में शुरू होगा और मूल रूप से इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी सहयोग यानी एंटी टेरर कॉपरेशन को बढ़ावा देना है। यदि हम जापाड 2021 के बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें
करें तो यह है 13 दिनों का अभ्यास है, जिसे 3 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास में 1 दर्जन से अधिक देश हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। तथ्यात्मक दृष्टि से इस अभ्यास में 17 देश भाग लेंगे, जिसमें 9 भागीदार देश और 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। भागीदार देशों में मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस महत्वपूर्ण है। वहीं पर्यवेक्षक देशों में पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत की सेना के द्वारा सितंबर के महीने में ही रूस में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य शांति मिशन में भी भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें भारतीय सेना के सिख इन्फेंट्री के 200 जवान भाग लेने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की सूचना के अनुसार भारतीय सेना के 200 जवानों की टुकड़ी इसमें भाग लेगी, जिसमें नागा बटालियन समूह के द्वारा भी अभ्यास में भाग लिया जाएगा और उनके द्वारा सभी शस्त्रों से युक्त कार्यबल में भी शामिल होने की उम्मीद है। अभ्यास सत्र में शामिल होने के लिए भारतीय दल एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरा है, जिसमें पारंपरिक सैन्य ऑपरेशन, मशीनीकृत ऑपरेशन, हवाई और हेलीबॉर्न ऑपरेशन के साथ ही आतंकवाद से मुकाबला करने का अभ्यास, मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होना और फायरिंग आदि को भी किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस अभ्यास के माध्यम से देश अपने बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज़पाट 2021 को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि काजिंद 21 नामक एक अलग अभ्यास भी 1 सितंबर 2021 से शुरू हुआ है, जो भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत नोड आयशा वीबी कजाकिस्तान के प्रशिक्षण केंद्र से होने जा रही है और ये दोनों सेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस अभ्यास में भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के 90 जवान भी भाग ले रहे हैं। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।